बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बाहर से नाकाबंदी करने के मामले के ऊपर उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। यानी जितने भी ममालिक जिनके पास वीटो पावर है वो तो कोई भी नहीं आया, ना चाइना, ना रशिया, ना फ्रांस, ना बरतानिया। ऑस्ट्रेलिया भी साथ नहीं आया, जर्मनी भी नहीं आया, पोलैंड भी साथ नहीं आया, स्पेन भी साथ नहीं आया, इटली ने भी इनकार कर दिया। तो दुनिया के वो तमाम बड़े और ताकतवर ममालिक जो माजी में अमेरिका के साथ मौजूद रहते थे, खास तौर पे नेटो का जो इत्तेहाद था, उनमें से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है। आज वो ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं जो मजबूर हैं। यानी अरब ममालिक की मजबूरी ये है कि वो अपने दिफा के लिए डोनाल्ड ट्रंप पे इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, कमजोर मुल्क है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री रिजीम है वो अपनी बका के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के लिए राजी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही हमायती मिले हैं जो अपनी हमायत के लिए मुतलाशी रहते हैं कि उनको खुद भी कहीं ना कहीं कोई हमायत मिलती रहे। तो तमाम बड़े ममालिक डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ गए इस मामले में। नेतन्याहू ने बहरहाल एक स्टेटमेंट दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी की हमायत की है। जो अमेरिकी फोर्सेज हैं उनका ये दावा है कि ये जो नाकाबंदी की जा रही है इससे हम माशी दबाव बनाएंगे ईरान के ऊपर। सवाल ये है कि ईरान पे माशी दबाव बनेगा या अरब ममालिक के ऊपर माशी दबाव बनेगा या बाकी दुनिया के ऊपर माशी दबाव बनेगा। यूरोप को जब तेल और गैस नहीं मिलेगा तो उनके ऊपर दबाव आएगा। और कई यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपने कार्गोज यहां से निकाल कर लेकर गए हैं, लेकिन वो ईरानी शराइत के ऊपर निकाल कर लेकर गए हैं। कई दीगर ममालिक वो भी यहां से अपना माल ले जाते रहे हैं। चाइना बहुत तेल लेकर जा रहा है, बाकी ममालिक लेकर जा रहे हैं। तो क्या अमेरिका ये बंदिश कर सकता है? इसमें चीन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चाइना का जो स्टेटमेंट है उसमें चीन ने खुलकर स्टेटमेंट में अमेरिका की मुखालफत की है। ट्रंप ने कहा आबनाए हुर्मुज़ की हम नाकाबंदी करेंगे, उसे बंद कर देंगे बाहर की तरफ से, और ये बचकाना हरकत है। लेकिन लगभग सूरत-ए-हाल ऐसी है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं, बाकी दुकानें बंद करना चाहते हैं। देखें, सबको हक है इस दुनिया के अंदर कि वो कारोबार करे। अभी स्पेन गया है चाइना में, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर चाइना पहुंचता है, वहां जाके बातचीत करता है, उनके साथ तिजारत की बातचीत आगे बढ़ाता है। अमेरिका डरा रहा है यूरोपीय ममालिक को कि डरो चाइना से, वो तुम्हें खा जाएगा, बहुत बड़ा जायंट है। लेकिन यूरोपीय ममालिक के लिए अगर चाइना की मार्केट खुल जाती है तो फिर तो यूरोपीय ममालिक के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। देखिए, तजारती खसारा दूर करना पड़ेगा। अगर चीन अपनी मसनूआत को यूरोप में भेजना चाहता है तो फिर यूरोपीय मसनूआत के लिए अपने दरवाजे भी खोलेगा और इसी तरह एक बहुत बड़ी मार्केट यूरोप को मैसर आ जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। तो अमेरिका अपने करीबी इत्तेहादियों को दूर कर रहा है और उसका एक तरीकाकार हमेशा से रहा है कि डराओ और हुकूमत करो, लोगों को खौफजदा करो और हुकूमत करो। वो रशिया और चाइना से लंबे अरसे से लोगों को डराता रहा है। लेकिन अगर बातचीत करें और तिजारत करें और तिजारती रास्ते खोलें तो दुनिया तरक्की भी कर सकती है। लेकिन बहुत दूर बैठे हुए अमेरिका को ये बात गवारा नहीं है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस के बाहर दुनिया तरक्की करे। अब चीनी वज़ीर दिफा जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया अमेरिका को खबरदार करते हुए कि चीन के ईरान से तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं। चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा और दूसरों से भी तवक्को करता है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। एडमिरल डोंग जुन, ये वज़ीर दिफा हैं चाइना के, उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुली है। चीन के बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। चीनी वज़ारत खारजा ने स्टेटमेंट दिया कि अहम आबी रस्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फरीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है। उम्मीद है फरीक़ैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की मुखालफत की है, जबकि तुर्की और जापान ने तनाज़े को सफारतकारी से हल करने का मशवरा दिया। ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा था, लेकिन मामला ये है कि चाइना ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारे जहाज तो ना रोकना भैया, अगर हमारे जहाज रोकोगे तो हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका ये रिस्क ले सकता है कि बड़े बड़े ममालिक के बहरी जहाजों को समंदर में रोकने की जरूरत करे? खास तौर पे अमेरिका रोक दे चीनी जहाजों को, रूस के जहाजों को, जापान के जहाजों को, कोरियन जहाजों को, और इसके अलावा भारतीय और पाकिस्तानी जहाजों को रोक दे अमेरिका, या यूरोप की तरफ जाने वाले जो बहरी जहाज हैं जिनके अंदर उनका माल जा रहा है उनको रोक दे, फ्रांस को, जर्मनी को, बाकी ममालिक को। तो ये इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए। लेकिन अगर अमेरिका ये रोकता है तो अपने मुखालिफिन की तादाद में इजाफा करेगा, इससे उसके मुखालिफिन कम नहीं होंगे। ट्रंप बार बार कह रहा है
बल्कि चाइना को ट्रंप ने कहा कि अगर चाइना को कोई प्रॉब्लम है तो अपने खाली जहाज ले आए और आकर हमसे भर के तेल ले जाए। हमारे पास बड़े बड़े ज़खायर है, हमारे पास सऊदी और रूस से बड़े ज़खायर है और वेनेजुएला का तेल भी हमारे पास है। इसराइल को कंट्रोल करना, यहाँ पे मैं एक मरतबा फिर कहूंगा कि वो बहुत जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसराइल जो है वो अब जंगबंदी के ऊपर कारबंद रहे, ना सिर्फ ईरान के साथ बल्कि जो लबनान के साथ जंगबंदी के ऊपर जोर दिया जा रहा है उसको भी अमली जमा पहनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा शानदार स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जारी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दिली दुआगो है। हम पूरी उम्मीद है कि ये आम मुशावरत मुस्बत और बामी तौर पर मुफीद नताइज की हामिल साबित होंगी, जो ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई मफाद को आगे बढ़ाएंगी बल्कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात को भी मजबूत करेंगी और पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग का बायस बनेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन कोशिशों को अपनी रहमतों से नवाजे, मुतअल्लिका फरीकैन को दानाई और दुरुस्त रहनुमाई अता फरमाए और ऐसे नतीजा खेज फैसलों की राह हमवार करे जो सबके लिए खैर और भलाई का सबब बने। मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे मुस्बत स्टेटमेंट नहीं हो सकता। यानी ये स्टेटमेंट इतना मुस्बत है कि इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान का नाम तक नहीं लिया। हालांकि तहरीक इंसाफ के लोग ये 2-3 दिन से कह रहे हैं कि ये इमरान खान का विजन था, इमरान खान ने बड़ी कोशिश की और ये हकीकत है, लोग इसको डिस्कस भी कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट ना कहते और पाकिस्तान अड्डे दे देता तो आज पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करने के काबिल नहीं होता। आज हम एक फ्रीक होते, लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि देखें ना, जब आप अड्डे दे देते तो आपके अड्डों से अटैक होता। कतर में मुज़ाकरात क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां पे अड्डे हैं। सऊदी अरब में क्यों नहीं हुए? वहां पे अड्डे हैं। ओमान में क्यों नहीं हुए? दुबई में क्यों नहीं हुए? बाकी जगहों पे बहरीन में क्यों नहीं हुए? ये किसी मुल्क के अंदर भी ये मुज़ाकरात इसलिए नहीं हुए कि वहां पे अड्डे हैं और नेटो का रुकन है तुर्की, आप ये भी जानते हैं, मिस्र की सूरत भी आप जानते हैं। तो पाकिस्तान में अगर अड्डे होते तो पाकिस्तान मुज़ाकरात का हिस्सा ना होता। लेकिन इमरान खान ने एक फैसला किया था, एक अच्छा फैसला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया, बड़ा शानदार जेस्चर है, लेकिन तहरीक इंसाफ पे ज्यादा फोकस है। जो दरबारी हैं या जो नून लीग के लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, उन सबका फोकस तहरीक इंसाफ पे ही है। वो तहरीक इंसाफ की ना मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं आप डांस क्यों नहीं करते, आप नाच क्यों नहीं रहे, आप गा क्यों नहीं रहे, देखिए आप खुशियां क्यों नहीं मना रहे। वो भाई उनको मार मार के उनका बुरकस निकाल दिया, उनके लीडर की बिनाई जाया हो रही है, जुल्म और जबर की उन पे इंतहा की हुई है, उनकी खवातीन जो है वो जेलों के अंदर कैद है, उनको आपने बर्बाद करके रख दिया, उनका पूरा मैंडेट छीन लिया है। शुक्र करें वो ये कह रहे हैं जनाब हम बड़े खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि ये कामयाब हो, वो आपको दुआएं भी दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा वो क्या करें, और वो पाकिस्तान को दुआ दे रहे हैं, एक्चुअली किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वो नहीं दे रहे, वो पॉलिटिकली जो डिफरेंसेस है वो रहेंगे और वो रहते भी हैं। आपका इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन इस चीज के ऊपर पीटीआई ने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है। लेकिन वो लोग जो माजी में मोहम्मद बिन सलमान के आने के ऊपर जमाल खशोगी के डीपी लगा लेते थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जेडी वेंस के आने के ऊपर या जेरेड कुश्नर के आने के ऊपर उन्होंने मिनाब स्कूल के बच्चों के डीपी लगाए, आयतुल्लाह अली खामनाई के डीपी लगाए उन्होंने, या उन्होंने अपनी डीबियां चेंज की हैं जेडी वेंस के आने के ऊपर, या कोई एहतजाज किया कि अमेरिका ने वो जुल्म किया था, ये जुल्म किया था, या वो किया था, या ऐसे किया या वैसे किया, कोई एक चीज, कोई एक तस्वीर लगाई हो, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश होती है। इसके अंदर देखें पाकिस्तानियत नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये बात चल रही है कि ये पाकिस्तान के लिए ये लोग सोच रहे हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं, वो पीटीआई को गंदा करना चाह रहे हैं और कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो बगैर मैंडेट के आकर बैठे हुए हैं। इख्तिदार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ना, ये लोग तो चोरी करके इख्तिदार पे आकर बैठ गए। तो इतने बड़े इवेंट को, जहां पॉजिटिव रहना चाहिए था सबको, इतने बड़े इवेंट को जो हुकूमती जमातें हैं वो अपनी मुखालिफ जमात को क्रश करने के लिए लगातार इस्तेमाल कर रही हैं। आप ख्वाजा आसिफ की टाइमलाइन उठाकर देख लें, इसराइल के खिलाफ जो 1-2 ट्वीट किए हैं, वो एक और भी अभी मैं देख रहा था, एक और ट्वीट गायब है उनका, ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट और भी गायब है, खामोशी से, पता ही नहीं चला वो कहां गया। अब लोग बता रहे हैं कि एक और भी डिलीट हो गया, तो बड़ी सख्ती आई हुई है ख्वाजा आसिफ पे। लेकिन आप देखेंगे लगातार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करते जा रहे हैं। इसराइल को जहां टारगेट किया वहां उनको डिलीट करना पड़ गया, वहां उन्होंने डिलीट कर दिया। तो इसको भी अगर आप एक मौके के तौर पे देखें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियली में मैं आपको बताऊं, उन्हें इस बात का खतरा है और ये खतरा गलत नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये जानते हैं और माजी में तजर्बा हो चुका है, माजी में भी तजर्बा हो चुका है कि जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आलमी सतह पे थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिलती है तो वो पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करता है।
وہ پاکستان کے اندر اپنی مخالف سیاسی جماعت کو بری طرح کچلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماضی میں بھی جب انہیں سپیس ملی، جیسے ہی انہوں نے سپیس حاصل کی، انہوں نے پاکستان کے اندر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر دیا۔ اب اگر انہیں عالمی سطح پہ کوئی سپیس ملے گی تو پاکستان کے اندر وہ دوبارہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کریں گے۔ اس بات کا خطرہ پاکستان تحریک انصاف کو ضرور ہے، اور اپنے ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے ایسے ہی کیا ہمیشہ۔ پاکستان کے اندر اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، پاکستان میں پی ایم ایل این کی مقبولیت پہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ ہاں، انٹرنیشنلی یہ ہے کہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہوا۔ یہ جو چہرے ہیں جو اس ملاقات کے اندر ہیں، ان کو انٹرنیشنلی مزید ریکگنیشن مل جائے گی، لیکن پاکستان کے اندر یہ ایک آدھ مہینے کی گیم ہے، 2 مہینے کی گیم ہے۔ آپ کو لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا، آپ کو مہنگائی کم کرنی پڑے گی، غربت کم کرنی پڑے گی، بے روزگاری کم کرنی پڑے گی، معیشت کو کھڑا کرنا پڑے گا، پاکستان میں سیاسی استحکام لانا پڑے گا، پاکستان میں عدلیہ کو بہتر کرنا پڑے گا، آزادی اظہار رائے دینا پڑے گا، پاکستان میں جو گھٹن کا ایک ماحول ہے وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ گھٹن کا وہ ماحول ختم نہیں کریں گے، اس کا کوئی فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے لمبے عرصے تک۔ ہاں، ایک ہی چیز ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی بھی کامیابی کے بعد ہوش کے ناخن لے اور پاکستان کو چلنے کے لیے کھلا چھوڑے، پاکستان میں لوگوں کو آزادی سے سانس لینے دیں، پھر آپ دیکھیے گا اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ there are reports that عمران خان will be released soon، کہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو جلدی چھوڑ دیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ رپورٹیں سچی ہوں۔ پاکستان کو جو ہے اس سے فائدہ پہنچے گا عمران خان صاحب کو رہا کرنے سے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی، اور یہ بڑا حساس وقت ہے، پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ بہترین چیز ہے جو پاکستان کو کرنی چاہیے۔ اور میری اطلاع کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہونا جا رہا، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بھی عمران خان کو ابھی رہا نہیں کرے گی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ یہ نہیں اگر کوئی ان کے دماغ میں کوئی عقل آ جائے یا انہیں لگے کہ یار ٹھیک ہے بس بہت ہو گئی ہے تو پھر تو چھوڑ دیں گے، لیکن بظاہر جو دکھائی دے رہا ہے اس میں کچھ ایسا لگتا نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو اپنی اسیسمنٹ بتا رہا ہوں، کوئی خبر نہیں دے رہا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اتنے آرام سے نہیں چھوڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو یا عمران خان کی سوچ کو یا اس کی پاپولیرٹی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ زلمے خلیل زاد نے جو دوسرا ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی جو ممکنہ رہائی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اور یہاں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اب عقل مندی والے راستے پہ جانا ہے یا اسی راستے پہ چلنا ہے جس پہ وہ 3 سال سے چل رہے تھے، ویسے اسی راستے پہ چلیں گے تو اسی طرح کا نتیجہ ہوگا جیسا پہلے ہوا تھا۔ اور ہر بار یہ نہیں ہوگا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ غیر مشروط طور پہ آگے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ دیکھیں، اور آرمی چیف کے پاس اختیارات اور طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ان داتا ہے، انہیں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کا سکہ چلتا ہے، جو فیصلہ کریں گے ملک ویسے چلے گا۔ پریکٹیکلی ہوتا بھی ہے لیکن آئین میں نہیں لکھا ہوا، آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ایک لیڈر ہے، اس نے جواب دیا جیل سے بیٹھ کر، اور یہ عمران خان ہی جواب دے سکتے تھے، اور تو کسی میں ضرورت ہے نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ عاصم منیر کی جانب سے پاکستان میں ہارڈ اسٹیٹ کا جو تصور فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کا اصل مطلب یہ ہے کہ ایسی ریاست جہاں آئین کی بالادستی ہو، قانون کی عملداری ہو، عدل اور انصاف کا نظام ہو اور جمہوری آزادی ہو، جہاں ذاتی مفاد نہیں بلکہ ملک اور قوم کا مفاد مقدم ہو، وہ ہوتی ہے ہارڈ اسٹیٹ۔ یعنی قانون کے ساتھ ہارڈ اسٹیٹ بنتی ہے نا۔ بڑا جرم کرے پھر بھی وہی قانون، چھوٹا جرم کرے پھر بھی وہی قانون، طاقتور جرم کرے پھر بھی وہی قانون، کمزور جرم کرے پھر بھی وہی قانون، اور قانون سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ میں جو ہے وہ انصاف ہوتا ہے، انصاف کی فراہمی ہوتی ہے۔ وہ فیس نہیں دیکھتے، وہ کیس دیکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، آج کل جوتے پالش کر رہا ہے، اٹھاؤ وزیر اعظم بنا دو، وہ یہ نہیں دیکھتے۔ یہ جناب صحافی سخت بات کر رہا ہے یا اس کی بات پسند نہیں آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، نکالو اس کو، اس کے اکاؤنٹ بھی بند کرو، جیلوں میں بھرو ان کو۔ تو ہارڈ اسٹیٹ کا اور جو سافٹ اسٹیٹ کا ایک جو بالکل ایک غلط قسم کا امیج بنانے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں آئین کی بالادستی ہو، قانون کی عملداری ہو، عدل اور انصاف کا نظام ہو، جمہوری آزادی ہو، ذاتی مفاد نہیں بلکہ ملک و قوم کا مفاد مقدم ہو۔ جبکہ عاصم منیر کی ہارڈ اسٹیٹ سے مراد کیسی ریاست ہے؟ یہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ عاصم منیر کی ہارڈ اسٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہے جہاں جمہوریت کے تمام ستونوں کو کچل کر عاصم لا نافذ ہو۔ یاد رکھیں، عوام کی تائید اور حمایت کے بغیر کسی بھی ملک میں ہارڈ اسٹیٹ کا قیام ناممکن ہے۔ جو مظالم عاصم لا کے تحت ڈھائے جا رہے ہیں، ان سے ریاست ہارڈ اسٹیٹ نہیں بلکہ اس کی جڑیں مزید کمزور ہو رہی ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ان کو بار بار پیشکش کی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے پاکستان سے باہر منتقل کر دیتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جناب آزاد کر دیتے ہیں۔ یعنی بار بار عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کی جاتی ہے اور عمران خان صاحب انکار کر دیتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی نے عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے
یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب بتائیں آپ کو کس نے ڈیل آفر کیا. کوئی آپ کو ڈیل آفر نہیں کی, اور بڑی بڑی باتیں کر گیا محسن نقوی اسی ایک ٹویٹ کے اندر. لیکن آج محسن نقوی جن پارٹیوں کا مرہون منت ہے یا جن کی وجہ سے محسن نقوی آج سینیٹر بنا ہوا ہے, ان کے اہم ترین رہنما وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے کے محسن نقوی کو جھوٹا ثابت کر دیا اور عمران خان کو سچا ثابت کر دیا. طارق فضل چودھری صاحب ایک ٹاک شو میں بات